शो एक्सप्लेनर हिंदी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग डेड आइलैंड। इस कहानी की शुरुआत में हमें बेथ और हैरी को दिखाया जाता है जो कि एक यंग कपल है और ये दोनों एक बोट से 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने के लिए पूरी तरह से आइसोलेटेड आइलैंड पर आए हैं, जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, जो आदमी ने बोट से छोड़ने के लिए आया है। ओएनएक सैटेलाइट फोन देता है और कहता है कि अगर 10 दिन से पहले तुम वापस लौटना चाहो तो तुम मुझे इस पर कॉल करना। ये कहकर वो आदमी यहां से चला जाता है और अब ये दोनों की दोनों यहां पर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर के बाद इनकी आंख लग जाती है। जब उठता है तो देखता है कि वहां पर छोटे छोटे पैरों के किसी के निशान हैं। ओबेद को उठाता है। ये दोनों देखकर हैरान होते हैं क्योंकि यहां पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं है और अब ये उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जो जंगल के अंदर होते हैं, पर अंदर जाने के बाद वो पैरों की निशान अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर ही दोनों हैरान होते हैं और जब इन्हें किसी बात का कोई क्लू नहीं मिलता तो यह इस बात को अवॉइड करके एक बार फिर से आइलैंड को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। रात को ये बॉन फायर करना चाहते हैं, जिसके लिए हैरी अंदर लकड़ियां लेने के लिए जाता है, जहां पर उसे कुछ हड्डियां भी मिलती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये इंसान की हड्डियों है या जानवर की, और तभी उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। इसके बाद वो लकड़ियां लेकर बैट के पास आ जाता है। उसके पास हड्डियों भी होती है। वो हड्डियों बैट को दिखाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह हड्डियां इंसान की है या जानवर की, लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों के पास ही इस बात का कोई जवाब नहीं। अब रात हो जाती है। ये अपने कैंप के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद इन्हें अजीब सी आवाज आती है जो कि बाहर से आ रही होती है कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि जंगल के अंदर जो पेड़ है उन पत्तों की ये आवाज है, इसीलिए रिलैक्स होकर इस सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आंधी रात में एक बार फिर से इन्हें वैसी आवाज आती है, पर अभी समझ चुके हैं कि हवा के तेज होने की वजह से पत्तों से ये आवाज आ रही है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हैरी पानी में नहरा होता है, तभी उसे बेतवाज लगाती है और बाहर बुलाती है। बैत कहती है कि देखो, किसी ने मेरे कपड़े पेड़ पर टांग दिए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अलावा भी कोई साइलेंट पर है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इन्हें यहां पर कोई नहीं मिलता, इसीलिए बाहर वापस आ जाते हैं। इसके बाद हैरी पानी में मछलियां पकड़ने के लिए जाता है और उसका पैर स्टार फिश के ऊपर पड़ने वाला होता है कि हैरी देख लेता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि अगर स्टार फिश के ऊपर उसका पैर पड़ जाता तो वो हैरी को डंक मार देती, जिससे आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती। अबेरी पानी से बाहर आ जाता है और तभी ने जंगल के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये दोनों के दोनों जंगल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर एक केबिन दिखता है जो लोचकदद होता है। हैरी उसे खोलता और अंदर जाता है। बेथ भी उसके साथ जाती है, पर जल्दी बेथवां से बाहर निकल जाती है और अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक बेड है, यानी कि कभी कोई इसके अंदर राह करता था। हैरी देखता है कि वहां पर दीवारों पर अजीब अजीब से चित्र बने होते हैं। एक लड़की भाले से किसी को मार रही होती है, तभी बाहर से बैठ की आवाज आती है। हैरी बाहर जाता हूं, देखता है कि वहां पर किसी की कब्र है, यानी कि यहां पर किसी को दफनाया गया था जिसका नाम कोरल था। इन दोनों को समझ नहीं आता कि ये लड़की यहां पर कैसे आई और किसने इसको यहां पर दफनाया। ये वापस अपने कैंप में आ जाते हैं और अब बत अपने वीडियो को देखना शुरू कर देती है जो उसने अपने और हैरी के यहां इस आइलैंड पर रिकॉर्ड किए थे। तो देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है और तभी वो देखती है कि जब भी दोनों के दोनों इंटीमेट हो रहे थे तो इन्हीं के कैमरे से किसी ने रिकॉर्ड किया। ये देखकर वो डर जाती है और हैरी से कहती है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़, हमें यहां से जाना चाहिए। हैरी उसे समझाता हूं, कहता है कि शायद यहां पर कोई बच्चा या कोई दूसरा आदमी आया होगा जिसने हमारे साथ ये प्रैंक किया है। इस आइलैंड पर हमारे अलावा कोई नहीं है। सब बातों पर ध्यान मत दो, हम यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। और अब उसका मूड ठीक करने के लिए वो आदिवासियों की तरह उसके चेहरे पर कुछ लगाता है। ये दोनों के दोनों एंजॉय करते हैं और भागते भागते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें कैबिन और वही कब्र दिखती है जो कि कोरल की है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि 1 दिन पहले यह जंगल के किसी और हिस्से में थी और आज केबिन और कब्र किसी और हिस्से में है, और इन दोनों को यह बात समझ में नहीं आती। तभी ने बाहर समंदर से कोई आवाज आती है। ये बाहर आकर देखते हैं कि वहां पर 2 आदमी गोलियां चलाकर, यानी कि गन से मछलियों को पकड़ रहे हैं। ये उन दोनों को अवॉइड करते हैं और अब हैरी को और बेथ को पूरा यकीन हो चुका है कि इनके अलावा भी यहां पर कोई है, से प्रैंक कर रहा है।
रात को ये अपने कैंप के अंदर सो जाते हैं और एक बार फिर से जंगल के अंदर से इन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। वहां पर अकेला जाना चाहता है, लेकिन बेत को डर लग रहा होता है। सीले बेत भी उसके साथ जाती है। आवाज का पीछा करते करते ये केबिन तक पहुंच जाते हैं। जब ये केबिन के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन इस बार इन्हें वहां पर एक बुक मिलती है जो खुली होती है। ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई इसे अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था। वैद बाहर देखती है। जहां पर कोरल की कब्र को अब किसी ने ठीक कर दिया था, वो पहले से बेहतर हालत में होती है। इन दोनों को लगता है कि सुबह जो दो लोग मछलियां पकड़ रहे थे, ये कैबिन उन्हीं का है और उन्होंने यहां पर कोरल की कब्र को ठीक किया है। वे दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डरी हुई है। उसे लगता है कि कोई सोने के बाद इनके ऊपर नजर रखता है। इसी लोहरी से कहती है कि आज हम दोनों बाहर ही सोएंगे। ये दोनों के दोनों बाहर सो जाते हैं और सुबह जब बैठ उठती है तो देखती है कि किसी ने जली फिश को बहुत बुरी तरह से मारकर वहां पर लटका रखा है। बेत बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हैरी से कहती है कि अब मैं यहां पर रुकना नहीं चाहती, हम यहां से वापस जाना होगा। हालांकि 10 दिन के बाद जो आदमी ने छोड़ने आया था वो अपने आप ही आएगा, लेकिन अब इनके पास सैटेलाइट से उसे कॉल करके बुलवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि कोई ना कोई है जो इन्हें परेशान कर रहा है। फोन अपने सामान में ढूंढता है, लेकिन उसे सैटेलाइट फोन नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि 1 दिन पहले जो 2 लोग समंदर में गण से मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने इनके सेंटीलाइट फोन को चुराया है। उनकी बोट अब भी समंदर में है, जिसका मतलब यह है कि वो दोनों अब भी इसी आइलैंड पर है। एरी कुछ दूर जाकर देखता है कि वो दोनों यहीं पर रुके हुए हैं। उसके साथ बेट भी होती। हैरी उनसे मदद मांगता है, लेकिन इन दोनों को इंग्लिश नहीं आती, जिसके बाद इन दोनों में से एक बदतमीजी करता है, जिस वजह से हैरी और उसके बीच में हाथापाई हो जाती है। बचाव करके हैरी को यहां से ले जाती है। इन दोनों को समझ में आ चुका है कि सैटेलाइट फोन इन दोनों ने ही चुराया है, और जब वो दोनों के दोनों समंदर में मछलियों पकड़ने के लिए जाते हैं तो हैरी उनका सामान चेक करता है, जहां पर उसे सेंटीलाइट फोन नहीं मिलता। इसके बाद उबेद से कहता है कि मैं इन दोनों की बोट पर जाता हूं, जहां पर मैं रेडियो से मदद मंगवा सकता हूं। हैरी उनकी बोट पर जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहा होता। तभी वो दोनों बोट पर आ जाती और हैरी को मारकर बेहोश कर देते। साथ ही आइलैंड में आने के बाद ओबेद को बंदी बना लेती। अब जब हैरी की रात को नींद खुलती है तो देखता है कि उसके सामने पैथ है। जिसे बांधा हुआ है वो खुद भी बांधा हुआ है, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता, और अब ये दोनों के दोनों बेट के साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ करते, जंगल के अंदर से वही अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। इन दोनों को लगता है कि अंदर से कोई ने देख रहा है। ये दोनों जंगल के अंदर जाते हैं और ठीक किसी वक्त हैरी अपने हाथ खोलकर बेत को भी आजाद कर देता है, और तभी इन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। ये देखते हैं कि उन दोनों में से एक आदमी जख्मी है। इसके बाद दूसरा आदमी उसे अपनी बोट पर बैठाकर इस जगह से निकल जाते हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि पर क्या हुआ था, किसने गोलियां चलाई थी और ये दोनों क्यों भाग गए। और कहीं ना कहीं बेथ बहुत संतुष्ट भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तक जो कुछ यहां पर हो रहा था वो यही दोनों कर रहे थे। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं। पुलिस सुबह उठकर देखती है कि वहां पर उन दोनों में से एक के खून के निशान है। वो उन निशानों का पीछा करके उसके तक पहुंच जाती है। जब वो अंदर जाती है तो वहां पर बुक होती है। वो उस बुक को पढ़ती है और अब हैरी भी वहां पर आ जाता है। बेथ हैरी को बताती है कि ये बुक जिन नाम की एक आदमी ने लिखी है, जिसमें उसने लिखा है कि यहां पर एक बार कोरल नाम की एक लड़की आई थी जिसे एक सांप ने काट लिया था, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो यहीं आइलैंड पर रुके कुछ लोगों से मदद मांगने के लिए गई, लेकिन उन लोगों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके साथ गलत काम किया। से उसकी मृत्यु हो गई और तभी से उसकी आत्मा इस पूरे आइलैंड पर भटकती है। बैथ बताती है कि ये बुक जिन ने लिखी थी और ये केबिन भी उसी का है। उसने जो कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था, उसने इस बुक में लिख दिया है कि बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है। बैथ यहाँ पर कोरल की कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखती है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि हैरी म्यूजिक सुन रहा है और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक साया आता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता है, वो साया वहां से गायब हो जाता है। रात कोरी से कहती कि हमें यहां से जाना चाहिए, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
मुझे लगता है कि किताब में जो बातें लिखी है वो सब कुछ सच है, कि अगर किताब में बातें लिखी हैं कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी को आत्मा मार देती है, तो अब तक हम जिंदा क्यों हैं? इस बात का बथ के पास कोई जवाब नहीं होता और बेत अब यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी है। रात को इन दोनों को एक बार फिर से एहसास होता है कि इनके आसपास कोई है, लेकिन इन्हें आसपास कोई नहीं दिखता। अगली सुबह बेहद कहती कि हमें यहां से जाना होगा। इन दोनों को यहां पर 7 दिन बीत चुके हैं और अब की बात मान जाता है। ये देखते हैं कि ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा है, इसीलिए बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके जलाना चाहते हैं ताकि अगर कोई प्लेन गुजरे तो उसे सिग्नल मिल जाएगी। यहां पर कोई फंसा हुआ है और जब ये ऐसा कर रहे होते हैं तभी इन्हें सैटेलाइट फोन की रिंग होने की आवाज आती है। उसका पीछा करते हुए जंगल के अंदर जाता है, जहां वो कैबिन के पास पहुंच जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि कैबिन के अंदर ही सैटेलाइट फोन है। वो कैबिन के अंदर जाता है और फोन को उठाकर कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज ही आ रही होती है। ऐसा लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में है। यह सुनकर हैरी डर जाता और फोन को नीचे फेंक देता है और एक बार फिर से फोन रिंग होता है, जिससे हैरी और भी ज्यादा डर जाता है। और ठीक उसी वक्त उसके पीछे एक लड़की आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि कोरल है, कि किताब में जो बातें लिखी थीं वो पूरी तरह से सच है। कोरल हैरी को मार देती है, लेकिन इस बारे में बेत को कुछ नहीं पता। अब भी उसका इंतजार कर रही होती है। जो बंदेरा होने तक हैरी वापस नहीं लौटता तो खुद जंगल के अंदर जाती है। वो कोरल की ग्रेव के पास पहुंचती है, जहां पर ऊपर से रेड रंग का कुछ लिक्विड टपक रहा होता है। जब ऊपर देखती है तो वहां पर हैरी को किसी ने मारकर लटका दिया होता है। जी सदमे में सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। वे जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि कोरल की ग्रेव के ऊपर खून का एक खतरा भी नहीं है, ना ही वहां पर हैरी की बॉडी है। उबाग कर बाहर आ जाती है। अब वो यहां से निकलना चाहती है। सीढ़ियों लकड़ियां जलाने की कोशिश करती है ताकि आग के सिग्नल से कोई उसकी मदद के लिए यहां पर आ जाए। तभी वो देखती है कि वहां पर किसी की ग्रेव है। वो समझ जाती कि हो ना हो यह हैरी की ग्रेव है। उसके पास एक और गड्ढा खुदा हुआ होता है, जिससे उसे समझ जाती है कि यह उसी के लिए है। तभी वो दूर एक साए को देखती है जो पानी के ऊपर खड़ा होता है। वह तो उसकी तरफ भागती है और ठीक उसी वक्त उसका पैर स्टारफिश के ऊपर पड़ जाता है, जो उसे डंक मार लेती है, जो कि बहुत ही जहरीला है, जिसका मतलब यह है कि आधे घंटे में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दूर जो साया होता है वह कोरल का होता है, जो उसे देख रहा होता है। और अब बेत को अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वह सभी पल याद आते हैं जो हैरी के साथ उसने इस आइलैंड पर बिताए थे। जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब 10 दिन बीत जाते हैं और वो आदमी जो इन्हें साइलेंट पर छोड़ने आया था वो इन्हें लेने के लिए आया था। वो देखता है कि इनका सामान तो यहां पर है, लेकिन हैरी और कई नहीं है। इसीलिए जंगल के अंदर वो इन्हें ढूंढने के लिए जाता है। वो केबिन तक पहुंच जाता है, जहां केबिन के अंदर उसे वही बुक मिलती है जिसमें कोरल के बारे में लिखा है। और ठीक उसी पल हमें उसके पीछे एक साई को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि होती है, जिसका मतलब यह है कि कोरल की तरह बेत भी अब इस आइलैंड पर लोगों को मारेगी। और मैं दिखाया जाता है कि कोरल और बेत की कब्र हमने सामने है, मानो इन दोनों ने अपनी एक टीम बना ली हो जो यहां पर आने वाले लोगों को अब मारा करेगी। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।